वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ में सरकारी कंपनी पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग विभागीय उपक्रम और निगमन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पे है, सरकारी कंपनी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले चैनल में नए आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दे और आइए चलिए देखते हैं कि सरकारी कंपनी क्या होती है, उसकी क्या विशेषता होती है, उसकी क्या गुण है, क्या सीमाएँ हैं, क्या हानि है, क्या लाभ है, सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जल्दी देखते हैं सरकारी कंपनी, इसका अर्थ जानते हैं। देखिए, सरकारी कंपनी की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत की जाती है। इसका भी पंजीकरण एवं संचालन कंपनी अधिनियम के द्वारा होता है ना, के द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 धारा 245 के अनुसार एक सरकारी कंपनी वह है जिसकी कम से कम 51%, 51%, कितना 51% चुकता अंश केंद्र सरकार के या शेष एक से अधिक राज्य सरकार के पास हो। अंशों का क्रय राष्ट्रपति के नाम पर होता है। मतलब सरकारी कंपनी किसको कहेंगे, जो कि हम लोग का कंपनी एक्ट है ना, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार पंजीकरण एवं संचालन किया जाए। मतलब जो कंपनी एक्ट बनाया गया है उसी के अनुसार उनका भी संचालन किया जाना है और पंजीयन किया जाना है। फर्क इतना रहेगा कि कंपनी का 51% पेड अप कैपिटल है ना, पेड अप कैपिटल कहो या शेयर कहो। क्लास 12 में हम लोग शेयर के बारे में अच्छा से जानेंगे। अभी 11th क्लास में शेयर का 51% भाग या तो राज्य सरकार के पास होगा या तो केंद्र सरकार के पास होगा। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास होगा, ऐसी कंपनी को हम लोग सरकारी कंपनी कहेंगे। जितना भी शेयर खरीदा जाता है सरकारी कंपनी का, वो केवल राष्ट्रपति के नाम पे ही खरीदा जाता है। अच्छा, इसमें एक बात और भी है कि कम से कम 51%, इससे ज़्यादा भी शेयर हो सकती है ना। कभी कभी सरकार अपने हिस्से का शेयर बेचती है, जिससे हाल ही में न्यूज में सुनने पड़ा था कि एनटीपीसी का 10% और आईओसी का 5% शेयर बेचने वाला है। इसका मतलब पूरी तरह से नहीं बेच सकता, हो सकता है उसके पास 70%, 80% हो, उसमें से 2-4% बेचता है। ठीक है, शेयर का एक अलग वैल्यू होता है कंपनी में। पूंजी के लिए शेयर को इधर उधर किया जाता है ना, शेयर को बेच सकता है अगर कंपनी का पूंजी ज़्यादा है या कुछ भी है, तो इसी को हम लोग सरकारी कंपनी कहेंगे। जो कंपनी अधिनियम 2013 245, कंपनी 2013 कंपनी अधिनियम 1956, तो कंपनी अधिनियम 2013 में भी वही बात लिखा है कि जो कंपनी अधिनियम 1956 में बना उसके अनुसार चलता है और एक दो बातों को छोड़ दिया। तो इसीलिए कंपनी अधिनियम 2013 है या 1956 है, एक ही बात। 1956 को मॉडिफाई करके 2013 किया गया। ठीक है, जिससे कम से कम 51% चुकता अंश केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के पास हो या एक से अधिक राज्य सरकार के पास हो, उसको हम लोग कहेंगे सरकारी कंपनी। चलिए इसकी कुछ विशेषता जानते हैं। देखो, जितना भी अंशों का क्रय किया जाएगा या संपत्ति का क्रय किया जाएगा, सब के सब राष्ट्रपति के नाम पे ही खरीद सकता है या फिर बेच सकता है। ठीक है, विशेषताएं, सिग्नेचर भी राष्ट्रपति का होता है अंतिम निर्णय पे। ठीक है, विशेषताएं क्या है देखते हैं। यह भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत या 2013 का हो, एक ही है, 2013 और 1956 के तहत स्थापित किया गया है, जो कि लीगली है ना। हम लोग जिसको लीगल कहते हैं, भारत का जो संविधान में है कि कंपनी एक्ट 1956 या 2013 के तहत किया जाना है। ठीक है, कंपनी किसी भी अन्य मुकदमा दायर कर सकती है तथा अन्य कोई मुकदमा दायर कर सकता है। मैंने कंपनी किसी और व्यक्ति पर मुकदमा दायर कर सकता है और कोई और व्यक्ति भी कंपनी पर मुकदमा दायर कर सकता है। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी मतलब ऐसा है कि कंपनी मतलब बताया था ना कि कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है तो उस पर आप कोई अगर त्रुटि किया है तो आप उसमें मुकदमा कर सकते हो, वो भी आप पे कर सकता है, इसीलिए कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, 3rd नंबर पॉइंट लिखे, सार्वजनिक कंपनी के समान इसका प्रबंधन कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार होता है। जिस प्रकार सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी हम लोग पढ़े थे, निजी एवं सार्वजनिक कंपनी के अनुसार भी इसका प्रबंधन एवं संचालन किया जाता है। सेम टू सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। कंपनी अनुबंध कर सकती है तथा नाम पर संपत्ति क्रय कर सकती है। कंपनी क्या करेगा, एग्रीमेंट कर सकता है किसी और कंपनी के साथ, किसी और व्यक्ति के साथ, किसी के साथ, सरकार के साथ, या जिसके साथ भी एग्रीमेंट करेगी या अनुबंध कर सकती है, या तो संपत्ति भी खरीद सकती है। अगर संपत्ति खरीदेगी तो किसके नाम पे खरीदेगी, सीधा हम लोग कहेंगे राष्ट्रपति के नाम पे खरीदेगा, राष्ट्रपति का ही उसमें होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थोड़ा विचलित लगेगा, लेखांकन एवं अंकेक्षण नियमों से मुक्त होती है ना। देखिए यही बात जो है ना सरकारी कंपनी में सबसे
खराब है कि लेखांकन एवं अंकेक्षण नियमों से मुक्त होती है। यहाँ पे लेखांकन अंकेक्षण नहीं होता, मतलब ऑडिटिंग नहीं होता है, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा चोरी होता है, सबसे ज़्यादा जमाखोरी सरकार, इसीलिए तो इसको ऑडिट नहीं कराती है। वार्षिक अनुवेदन रिपोर्ट संसद या विधानसभा में पेश करती है। इसका जो भी सालाना होगा आय वाय खर्चा जो भी होगा वो संसद भवन में डायरेक्टली पेश किया जाएगा। संसद भवन में पेश करने का मतलब है या तो संसद भवन या तो अगर राज्य सरकार के पास है तो विधानसभा में पेश किया जाएगा। यहीं पे सबसे ज़्यादा चोरी कर लिया जाता है। जहां ऑडिट नहीं होगा किसी भी कंपनी का, सोचो कि घपलाबाजी होना है, यहीं से घपलाबाजी, यहीं से काम मुनाफा करे। सरकारी कंपनी इसी में बदनाम है और सरकारी कंपनी का काम भी इसी के चक्कर में खराब है। जो कुछ भी कह लो ये चले आ रहा है, ये रूढ़िवादी है एक तरह से। ये वाला सिस्टम सिर्फ ला देगा ना तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑडिट होना बहुत जरूरी है। देखिए हो सकता है आने वाला कोई बुद्धिजीवी हो जिसको ऑडिट करा ले। अपने वित्त की व्यवस्था सरकारी अंशधारी पूंजी बाजार तथा प्राइवेट अंशधारी के द्वारा की जाती है। मतलब जितना भी अगर पूंजी की आवश्यकता है तो वो सरकार फिर से उसका शेयर खरीद सकता है, और भी ज़्यादा 51 से भी ज़्यादा, या किसी पूंजी बाजार से खरीद सकते हैं। जैसे आजकल आप लोग म्यूचुअल फंड, बहुत सारा पूंजी बाजार है, लोन लेना वगैरह वगैरह। आप लोगों को पूंजी बाजार 12th में भी फिर पढ़ने को मिलेगा, जहाँ लोन है, शेयर है, डिवेंचर्स है, बहुत सारा, वहाँ से भी ले सकता है। या तो कोई व्यक्ति भी इसका अंश को खरीद सकता है। कभी कभी क्या करता है, सरकार के पास ज़्यादा रिस्क हो जाने के बाद कुछ शेयर बेच देता है, तो कुछ प्राइवेट लोग भी खरीद सकते हैं। इसका ये विशेषता है, ठीक है। इनका 6 विशेषता हम लोग लिख लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका क्या लाभ कहो या गुण कहो एक ही बात है ना। तो लाभ का चर्चा करते हैं। ज़्यादा लाभ नहीं है, 4 लाभ है जो कुछ इस प्रकार है। सरकारी कंपनी की स्थापना अधिनियम के औपचारिक नियम से होती है। इसका ये लाभ यही है कि इसकी स्थापना जो है कंपनी एक्ट 1956 या तो कंपनी एक्ट 2013 कितना मतलब 2045 के अनुसार किया जाता है। यही इसका लाभ है कि उसी के हिसाब से इसको चलता है। जैसे एक सामान्य कंपनी है वैसे एक सरकारी कंपनी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसका लाभ जो है, इसका सरकार से पृथक कानून अस्तित्व होता है। सरकार डायरेक्टली सरकार का कानून ही है और सरकार का कानून भी उसमें लागू होता है। ऐसा नहीं कि सरकार ही कानून बनाए और सरकारी कंपनी का लागू नहीं होता। जो भी प्रक्रिया कंपनी का टोटल होता है सारा इसी के हिसाब से किया जाना है ना। अभी कंपनी का हम लोग पढ़ेंगे, पार्षद नियम और बाहर का नियम जो भी है उसके बारे में भी जल्दी पढ़ेंगे। उचित मूल्य प्रबंध संबंधी निर्णय लेने में इनको पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। मतलब जितना भी प्रबंधन या संचालन करना है उसके लिए जिसको भी संचालक मंडल रखा गया है या चेयरमैन रखा गया या किसी का सिलेक्शन किया गया है वो एकदम पूरी तरह से फ्रीडम होकर के इसका निर्णय लेने के लिए तैयार रहता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, उचित मूल्य पर वस्तु सेवाओं को उपलब्ध करा ये बाजार पर हावी हो जाती है। ये क्या करती है, इसका मुख्य जो लक्ष्य होता है सरकारी कंपनी का यही होता है कि बाजार में कुछ सामान जो है महंगा मिल रहा है या फिर प्राइवेट कंपनी लोग मनमानी कर रहा है तो वहाँ पे ये अपना सामान बना करके वस्तु तथा सेवा बना करके क्या करता है, हावी हो जाता है और लोगों को राहत महसूस कराता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करता है। सरकारी कंपनी तो और कैंची मार ले चलता है। आप बिजली बिल जमा मत करो ना, है एनटीपीसी का बिजली बिल जमा मत करो, वो इंटरेस्ट जोड़ देता है। अगर 400 रुपये बिल होता है, 400 रुपये महीना मत दीजिए ना तो 12% इंटरेस्ट जोड़ देता है। फटाक से 12% सालाना का इंटरेस्ट जोड़ दिया, 1 महीना का इंटरेस्ट उसमें ऐड कर दिया। इस प्रकार करते 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 जितना बिजली बिल नहीं होता उसका डबल 2 डबल 3 डबल हो जाता है अगर आप जमा नहीं करते हैं तो ये सब है कहीं ना कहीं हावी हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हानि भी है। तो हानि क्या है देखते हैं, हानि कहो या सीमा कहो। कंपनियों में सरकार ही अंशधारक है, इसलिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का कोई औचित्य नहीं है। देखो सरकार ही कंपनी का नियम बनाया है और उसके सारे अंशधारी कौन है, माने शेयर होल्डर जो है, मतलब कंपनी का सारा मालिकाना हक किसके पास है, सरकार के पास है। तो वो अपने हिसाब से चलाता है, ना कि हमारे ज़रूरत के हिसाब से चलाता है। देखो बात तो हर जगह होती है कि सर सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक है ना, लिखने का टाइम चिट्ठी में लिख देते हैं, फिर बाहर जाकर के आदमी वही प्रधानाध्यापक को 2-4 बात कह के सुना देता है कि सुना नहीं। बोलने के टाइम में हम लोग कुछ भी लिखने के टाइम में कुछ भी लिख के दे दो, लेकिन जब हम लोग वास्तविकता ये है कि वो करते नहीं हम लोग, है ना। तो उसी प्रकार है, कंपनी का सरकार ही अंशधारी है, इसलिए कभी कभी वो लोग क्या करता है, मनमानी करता है ना, जनता का शोषण भी कर देता है। तो कोई प्रावधान का कोई वैल्यू नहीं देता है और कभी कभी ये हम लोग के लिए मुश्किल हो जाता है। ये संवैधानिक उत्तरदायित्व से बचते हैं, ये संसद में सीधे जवाबदेही देते हैं। ये जितना भी है संवैधानिक उत्तरदायित्व, मतलब हम बताएं ना, ऑडिट कराना है, ऑडिट नहीं कराना
है ना। ऑडिट करने का मतलब है कंपनी का जितना भी लेखा जोखा हिसाब है उसका निष्पक्षता से जांच होगी कि ये सही है या गलत है, इनकम और एक्सपेंस का जो ब्यौरा है वो सही है या गलत है, तो उसका जांच तो होगा नहीं, ऑडिट होगा नहीं। डायरेक्टली क्या करना, संसद भवन में जवाब देना है कि हम इस साल इतना सारा पॉल लगाए, इतने गाँवों को हम लाइन दे दिए, बिजली दे दिए, इसके बाद इतना नुकसान हुआ, इतना फ़ायदा हुआ। और कभी भी आप देखिएगा कोई भी सरकारी कंपनी संसद भवन में कभी नहीं कहेगा कि इतना प्रॉफिट हुआ, सारा पैसा लेकर भी बोलेगा इतना घाटा हुआ, रोते रहेगा और सब चोर लोग चुराते रहेगा, है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कर्मचारी और उच्च अधिकारी और नेता लोग का हाथ होता है, वो लोग बहुत रिफंडिंग करता है, इसमें फंडिंग करता है, क्या उन लोग का कहना है। एकमात्र अंशधारक सरकार होने के कारण इसका प्रबंधन एवं प्रशासन सीधे सरकार के हाथों में होता है। एकमात्र अंशधारक मतलब 51% से ज़्यादा भारत में एक रूल है कि जिसके पास इतना शेयर होगा वही मालिक होगा, अगर किसी के पास इतना है तो वो मालिकाना हक में नहीं होगा, ये भी हम लोग के कानून में है। तो इतना सरकार के पास है, इसीलिए वो सीधा मालिक है और जो निर्णय लेने का होता है स्वयं से लेता है ना। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। हम 2 कंपनी का नाम लिखें, जैसे NTPC बिजली देती है हम लोग को, OIC ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन है ना, जिसमें तेल बेचता है हम लोग को। कौन सा तेल बेचता है जी? किरासन तेल नहीं सर, रिफाइन तेल नहीं सर, जल्दी जल्दी, हाँ पेट्रोल डीजल है ना। दाम बढ़ गया अचानक क्या भाई? तो दाम बढ़ गया तो कैसे बढ़ गया? सरकार के सीधे हाथों में है, उसी का प्रबंधन है। जितना चाहे उतना टैक्स बढ़ा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? जनता मरे सो मरे, क्या लेना देना है ना। उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस मर्जी में आया बेच दिया, मर्जी में आया दाम बढ़ा दिया, मर्जी में आएगा फिर घटा देगा। कहा तो जा रहा है कि बड़ी खर्चा आ रहा है कोविड में, इसीलिए दाम बढ़ा दिया है। बड़ी सुविधा हो गया हॉस्पिटल में कोविड के कारण, इतना सुविधा हो गया है कि दवाई कभी नहीं मिलता हॉस्पिटल में, जाओ सरकारी अस्पताल देख के आओ। लेकिन लोगों के अंदर क्या जो भावना है, OIC इसका भी 10% शेयर बेच दिया। कुछ दिन पहले काफ़ी न्यूज में था कि सरकारी कंपनी बेच रहा है। सरकारी कंपनी बेच नहीं रहा, कुछ परसेंटेज उसका शेयर का जो है वो बेच देता है ना, ताकि रिस्क जो है थोड़ा कम हो जाए। तो ये था सरकारी कंपनी, इसका कुछ नज़रिया हम लोग देख लिए। नेक्स्ट चैप्टर का बहुत जल्द पढ़ेंगे, लेसन 3, 4 बहुत जल्द जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों को जोड़िए, है ना। थैंक यू।